सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 8 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली हमें पता है कि जैसा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसको अपडेट करने के लिए। तो उसी के बीच में बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि पहले बोला गया था कि जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के भी जो है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, है ना। बट उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्लैरिफाई किया कि 11 डॉक्यूमेंट्स वो नेसेसरी हैं और मैंडेटरी हैं। उसकी डेडलाइन जो है 25 जुलाई 2025 है। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी है ना। और वेरिफिकेशन कंसर्न क्या है कि बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनको पावर दी गई हैं। तो इससे जो मिसयूज़ और इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो एरर है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तो पावर का मिसयूज़ और जो बढ़ सकता है ना। और जो डॉक्यूमेंट का इशू क्या है कि बेसिकली जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और मनरेगा कार्ड है ना। और जैसे कॉमन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और बिहार में जो बेसिकली बर्थ रेट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी वीक है ना। तो इसलिए जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सक्लूड हो सकते हैं, है ना। और इसमें बेसिकली जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं जैसे पुअर्स और मार्जिनलाइज मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लाना मुश्किल है ना। और जो ये प्रोसेस है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, और उन्हें नॉन सिटीज़न समझ रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना। और सजेस्टेड रिफॉर्म्स क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा एक्सेसिबल जो लोगों के पास आईडी प्रूफ्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो आधार और वेलफेयर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए इसमें, है ना। तो वही इस पर पटिशन फाइल की गई है जो कि 10 जुलाई को जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प इशूज़ थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन। तो जैसा हमें पता है कि ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो उसी में बेसिकली जो है उसके बाद समिट के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना और इंडिया और अदर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको बेसिकली बोला है कि 10% से ज़्यादा का एक्स्ट्रा इंपोर्ट टैरिफ लगाने की धमकी दी है इनको, है ना। और ब्रिक्स ने ट्रम्प को बेसिकली ट्रेड वॉर को इलीगल और डैमेजिंग कहा, और जिसका इमीडिएट रिस्पांस देते हुए ट्रम्प ने कहा कि जो है जो भी कंट्रीज़ जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ जो है वो अपनाएगा तो उन पर वो और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, है ना। और ब्रिक्स में बेसिकली ब्राज़ील और जो सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया जैसे एलाइज़ भी हैं, है ना, और ये भी शामिल हैं। और इसके जो जवाब में चाइना ने क्या बोला कि ब्रिक्स की किसी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता वो, और ट्रेड वॉर सबके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो बेसिकली ये पूरा जो है ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में नया टेंशन ला रहा है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली वेब पोर्टल ऐप्स टू मेक सेंसस डेटा अवेलेबल अर्ली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमें पता है कि सेंसस जो है 2027 होने वाला है ना। तो जो कि 2 फेजेज़ में होगा, जो कि फर्स्ट फेज़ में हाउस लिस्टिंग डेटा और सेकंड फेज़ में पॉपुलेशन एनुमरेशन, जिसमें कि कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा, है ना। और ये फर्स्ट ऐसा सेंसस है इंडिया का जो फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा, है ना। और इसमें बोला जा रहा है कि जो एनुमरेटर जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो अपना खुद का सेल्फ मोबाइल यूज़ करेंगे, डिजिटल डिवाइस यूज़ करेंगे, और उसमें फिर उनको जो भी डेटा वो कलेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली अपलोड करना होगा सेंट्रल सर्वर पे, जिससे फास्टर प्रोसेसिंग हो सके, है ना। और जो लैंग्वेजेस सपोर्ट की जाएंगी वो इसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्ट की जाएंगी, है ना। और तो बेसिकली कास्ट और जितने भी हाउस होल्ड का कास्ट डेटा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ये सारे जो डेटा है वो बेसिकली 2027 में जो सेंसस होने वाला है वो नेक्स्ट जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रीड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है आफ्टर 2026, क्योंकि 2026 तक जो है लोकसभा की सीट्स फ्रीज़ हैं, है ना। और उसके बाद की जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा उसमें रीड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होगा लोकसभा की बाउंड्रीज़। और जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होने वाला है ना 2029 में, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो हाउस होल्ड लिस्टिंग डेटा में क्या क्या पूछा जाएगा, बेसिकली जो भी आपके पास कितनी रूफ्स हैं, है ना, कितने तल्ले का मकान है या फिर फ्लोर टाइप कितने हैं, वाटर सोर्सेज क्या हैं, टॉयलेट्स कितने हैं, कुकिंग फूल क्या यूज़ करते हैं, सीरियल्स क्या यूज़ करते हैं, है ना, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हाउस लिस्टिंग डेटा में इंक्लूड की जाएंगी। और स्टेट्स ने अपॉइंट भी कर दिया है नोडल ऑफिसर्स इसके लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो गया म्यांमार में। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है 4000 जो है
रेफ्यूजीज़ वो मिज़ोरम में आ गए हैं, है ना। तो अब ये हैं कौन बेसिकली, ये क्लैश हुआ है बिकॉज दो चिन आर्म्ड ग्रुप्स किधर है, ये मान लीजिए मिज़ोरम है इंडिया का, है ना, और ये म्यांमार है। तो यहाँ पे एक चिन स्टेट पड़ता है। तो यहाँ पे दो आर्म्ड चिन ग्रुप्स हैं, CNDF और CDF-H। तो इन दो ये एक ही जगह चिन स्टेट की जो है कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बॉर्डर ट्रेड के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ना। दोनों ही पीपल डिफेंस फोर्सेस के अंडर ऑपरेट करते हैं, मगर जो लीडरशिप, रिसोर्स और रेवेन्यू शेयर करने के लिए उनमें राइवलरी है। तो अब न्यूज़ क्या है कि बेसिकली जो है यहाँ पे एथनिक क्लैश हो गया इनके बीच में, और जिससे जो है 4000 जो रिफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के मिज़ोरम में आ गए, स्पेशली चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और अभी वो बेसिकली रिलेटिव्स के साथ और स्कूल्स और कम्युनिटी हॉल में रह रहे हैं। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो गया है, क्योंकि जो है मिज़ोरम विलेजर्स जो है और NGOs मिल के जो है वो हेल्प कर रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स के लिए। अथॉरिटीज़ ने भी उनको रिटर्न होने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि ड्यू टू ऑनगोइंग जो वायलेंस चल रहा है। और तो उनकी फैमिलीज़ हैं वो बेसिकली दोनों साइड बॉर्डर के रहती हैं, है ना। और सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मॉनिटर कर रही सिचुएशन, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है रिफ्यूजीज़ पे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे सब पॉलिटिकल न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है क्वांटम वैली बना रही है ना, कहाँ पे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। तो अब बेसिकली ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग और जो क्वांटम कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली बिट्स में काम करते हैं, है ना। एक टाइम पे उनका स्टेट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो बेसिकली क्यूबिट्स में काम करता है, यानी कि एक टाइम पे उसका स्टेट 0 या 1 दोनों हो सकता है, जिसको सुपर इम्पोजिशन भी बोलते हैं इस प्रिंसिपल को, है ना। और एक टाइम पे दोनों ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, तो जिसको एंटेंगलमेंट भी बोलते हैं, है ना, यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इंटरफेरेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये बेसिकली इसको ज़्यादा फास्ट बनाती है, और मल्टीपल टाइम्स जो है फास्टर जो सॉल्यूशंस हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकती है। और इसका कम्युनिकेशन में क्या बेनिफिट है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से जो है हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ताकि ऐसा सिस्टम बनता है कि अगर कोई भी हैक करता है इन बिटवीन तो तुरंत पता चल जाता है ना। और इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग का, एक तो क्वांटम रिसर्च और इनोवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो आपकी जो है डिफेंस में, बैंकिंग में, है ना, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ड्रग डिस्कवरी, है ना, ड्रग डिस्कवरी और जो क्लाइमेट मॉडलिंग है, ऑप्टिमाइज़ करना प्रॉब्लम्स को, AI और मशीन लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब इसके यूजेस हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे नेपाह पेशेंट जो है वो काफ़ी जो है इसमें केरला मॉनिटर कर रहा है उनको। तो निपाह वायरस क्या चीज़ है, बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज़ है ना, जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है। और जो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं वो फ्रूट बैट्स होते हैं। तो एक चमगादड़ की प्रजाति है बेसिकली, है ना। और कोई भी बैट के थ्रू जो है कंटेमिनेटेड फ्रूट है तो उसको अगर कंज्यूम कर लिया किसी ह्यूमन ने तब भी हो जाता है ये। और ये वायरस जो है ह्यूमंस, पिग्स और किसी भी दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। और एनिमल्स से बेसिकली ह्यूमंस में इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है अगर बॉडी फ्लूइड जो है वो मिल जाए तो, है ना। और इसके सिम्टम्स वही हैं कि फ़ीवर आना, हेडेक होना, सोर थ्रोट होना, मसल पेन होना, और सीवियर केसेस में इवन डेथ भी हो जाती है। और इंसेफेलिटिस के भी केसेस भी देखे जाते हैं, जो एक दिमाग की बीमारी है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस जो निपाह वायरस है इसकी कोई वैक्सीन नहीं है ना। तो काफ़ी फैटल भी हो जाती है कभी कभी, सिर्फ सिम्टम्स को क्योर करते हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सडन हार्ट अटैक डेथ्स अमंग यंगर पॉपुलेशन मेड नोटिफिएबल इन कर्नाटका। तो पहले भी हमने देखा कई सारे इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स हो गए या फिर ICMR हो गए, इन सब ने स्टडी कंडक्ट की जो भी कोविड-19 रिलेटेड जो वैक्सीन्स ली गई और जो सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना, उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन जो है फाउंड नहीं हुआ। तो अभी कर्नाटका ने भी एक टीम बनाई है जो कि जितने भी 45 ईयर्स से जो कम के लोग हैं उनका जो कोई भी अगर हेल्थ डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक आते हैं तो उसको तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। और स्कूल चिल्ड्रंस भी जो 15 साल से ऊपर हैं उनको भी जो है बेसिकली मैंडेटरी कर दिया गया है कि हार्ट स्क्रीनिंग कराना, CPR ट्रेनिंग कराना,
और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब ये भी स्टडी करेंगे बेसिकली इनके बीच का कोरिलेशन कोई अगर मिलता है तो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एनजीटी डायरेक्ट्स तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर क्वेरिंग एंड माइनिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने बोला है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कि जो है जो क्वेरिंग और माइनिंग यूनिट्स हैं उनको कंसेंट टू ऑपरेट देने में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का ऑर्डर दिया है। और तो उन्होंने वायलेशंस में क्या इशू पाए कि सेफ़ डिस्टेंस जो है वो का प्लान नहीं था, प्रॉपर फेंसिंग नहीं थी, ग्रीन बेल्ट एब्सेंट थे, है ना, और जो डस्ट कंट्रोल मेजर्स भी नहीं लिए जा रहे थे। तो अभी बेसिकली फिर जो है उन्होंने क्या बोला, बेंच ने क्या कहा कि जो है वाटर स्प्रिंकलर और जो प्रॉपर वाटर स्प्रिंकलर, ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट और डस्ट कंट्रोल जो है एनक्लोजर्स हैं उनको मैंडेटरी करें, है ना, और पेनल्टी रिकवर होने के बाद जो है वो सीटीओ अप्रूव करें, कंसेंट टू ऑपरेट अप्रूव करें, ऐसा बोला। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है ये देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एक एनवायरमेंटल बॉडी है जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को फास्ट ट्रैक सॉल्व करती है ना, और एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स बेसिकली देखती है ना, और ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको फास्ट ट्रैक जो है सॉल्व करना, फास्ट स्पीडी डिस्पोजल करना इन केसेस का, है ना। और ये बेसिकली एनजीटी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, एनजीटी एक्ट 2010, है ना। जो इनकी और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होते हैं इसके चेयरमैन कौन होते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, है ना, चेयरपर्सन जो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। तो ये किन किन लॉज के अंडर जो है देखती है, जो बेसिकली जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना। तो ये सब बेसिकली देखती है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया विल गिव न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स इन 2026 मोदी। तो अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, सामने देखा कि रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में, तो वहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया प्रेसिडेंसी लेने वाला है। तो उन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स को एक न्यू फॉर्म देंगे, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताया कि जो है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो अब इन बोला उन्होंने कि एक फोकस एरियाज़ क्या रहेंगे जब हमारी प्रेसिडेंसी होगी, कि ग्लोबल साउथ का जो है वो बेसिकली उसको प्रायोरिटी देना, उसके इश्यूज़ को, और ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच रहेगा हमारा, है ना, और एनवायरनमेंट और ग्लोबल हेल्थ और जो COP30 जैसे टॉपिक्स पर जो है बेसिकली एम्फेसिस करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इनोवेशन है उसको बेसिकली जो है वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। और बायलैटरल मीटिंग्स में भी वर्ल्ड के लीडर से मिलके जो है ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर, स्पेस जैसे सेक्टर्स में कॉपरेशन की बात की, है ना। और ब्रिक्स समिट के बाद पीएम मोदी का ऑफिशियल विजिट ब्राज़ील में भी शुरू हुआ, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ओवर 30 करोड़ वर्कर्स फार्मर्स विल टेक पार्ट इन स्ट्राइक सेज ट्रेड यूनियन। तो अभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं बेसिकली भारत बंद में, और उन्होंने कॉल दिया है। और तो इनकी मेन डिमांड्स क्या हैं कि बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है ना, राइजिंग प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिप्रेशन इन वेजेस हो गया, जो सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग कट हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ में, जिससे कि इनइक्वालिटीज़ जो है वो बढ़ रही हैं, है ना। तो उसकी वजह से है। और जो 4 लेबर कोड्स हैं, है ना, वो जो लेबर कोड्स जो वो एंटी वर्कर बताया उन्होंने, और जो कि वर्कर के राइट को स्नैच करता है, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स और जॉब कैजुअलाइजेशंस का भी अपोज कर रहे हैं। तो अब इसमें बोलते हैं वही कि जो है ट्रेड यूनियंस ने क्या बोला, ट्रेड यूनियंस ने बोला कि गवर्नमेंट ने वेलफेयर जो स्पेंडिंग है वो का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, और ये पॉलिसी जो कॉरपोरेट्स के लिए बेसिकली फेवर कर रही हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन की कंपनीज़ हो, है ना। और जो एम्प्लॉयमेंट हो गया और सोशल सिक्योरिटी हो गया, उसके क्लेम्स वो भी गवर्नमेंट के वो झूठे हैं, ऐसा बोलते हैं। और गवर्नमेंट जो न्यू लेबर लॉज लाए हैं उस जो बेसिकली कंसल्टेशन के बिना लाए हैं, ऐसा उनका बोलना है। तो इसलिए वो बेसिकली बुला रहे हैं भारत बंद। तो अगर ये स्ट्राइक होती है तो एक बड़ी नेशन वाइड प्रोटेस्ट बनने जा रही है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे फॉर इंडिजिनस डिफेंस पुश, राजनाथ सिंह स्ट्रेसेस स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, है ना, तो उसमें उसके बाद राजनाथ सिंह ने जिन्हें बोला जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने काफ़ी वीरता दिखाई, और जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इक्विपमेंट, डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, वो भी बेसिकली उसकी डिमांड भी बाहर बढ़ गई है ना।
तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के इंडिया से। और जो बिग इंजन्स हैं बेसिकली, है ना, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में करने की प्लानिंग चल रही है। और जो पहले इक्विपमेंट जो है इंपोर्ट किए जाते थे, वो अब जो है वहाँ वो विद इन कंट्री जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। और ये सब जो है बोला है कि जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट और विजन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और इसमें बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट की मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 2024 में $2.7 ट्रिलियन की रही, है ना, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट। ठीक है। और डिफेंस सेक्टर वो बोलते हैं कि अब जो है नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ का इंजन बन चुका है ना। और तो इंडिया भी एक नए रीआर्ममेंट फेज़ में जा रहा है, जिससे कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके रोल के बारे में बोला कि उनकी फाइनेंशियल एजिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखना ज़रूरी है। उनकी एक भी छोटी सी भी गलती जो है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो उन्होंने वही बोला कि डिफेंस इकोनॉमीज़ को प्लानिंग में शामिल करने की ज़रूरत है। और R&D प्रोजेक्ट्स और डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ के जो सोशल इम्पैक्ट है उसका भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली डोंट वायलेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन चकमा हजोंग इशू। तो चकमा और हजोंग कौन है? ये बेसिकली जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, है ना, कि रिलीजियस परसिक्यूशन से बच के बेसिकली आंध्र प्रदेश में आए हैं, है ना। और इसमें से काफ़ी लोग इंडियन सिटीज़न भी वो भी बन चुके हैं। इन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिग्निटी से बेसिकली उतना नहीं मिलता है। तो ये लोग लगभग 60 साल से ज़्यादा समय से अरुणाचल में बस गए हैं। तो इनके पास जो राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, स्कूल और लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट है ना। तो अभी न्यूज़ क्या है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एक डिसीज़न आया था 1996 में कि जो चकमा और हजोंग के बेसिकली जो लाइफ और लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो अभी वही NHRC ने नोटिस दिया है जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको कि अगर इनके लाइफ एंड लिबर्टी को कोई इम्पैक्ट होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में वर्डिक्ट दिया था कि इनकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो इनको अगर कोई स्मॉल क्वाइट नोटिस या धमकियाँ मिलती हैं तो इलीगल माना जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा, ऐसा बोला, है ना, NHRC ने। वही बोल रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि उनके लाइफ और लिबर्टी का प्रोटेक्शन हो और स्टेट गवर्नमेंट को लॉफुली और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा, वरना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सीक्स मोर फंड फॉर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली जो इंडिया में जो भी SCs, डीनोटिफाइड ट्राइब्स और जो नोमैडिक ट्राइब्स और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, ये इनके स्टूडेंट्स को जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मिलती है ना। तो अभी क्या है बेसिकली सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो है 2025-26 के लिए 66 स्टूडेंट्स को नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए प्रोविजनल अवार्ड लेटर देना जो है वो रोक दिया है। और क्योंकि फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है ना, और सिर्फ जो है 40 स्टूडेंट को फ़िलहाल लेटर दिया गया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि 125 स्लॉट हैं जिसमें से सिर्फ जो है 106 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, है ना। और एप्लीकेशंस भी काफ़ी कम आई हैं इस बार, 3 सालों में सबसे कम। 130 करोड़ बजट अलॉट किया गया जो कि सबसे 5 साल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उस फंड को जो है का बड़ा हिस्सा जो है पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक उनको जा रहा है जो अभी तक पढ़ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री क्या चाह रही है, एडिशनल फंड्स मांग रही है ताकि जो है ये 66 स्टूडेंट्स को जो है भेजा जा सके। और तो इसी चीज़ का एवेल्यूएशन चल रहा है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ब्लूप्रिंट फॉर 50,000 जॉब्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रेडी, यूथ रेडी। तो यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उन्होंने बेसिकली बताया कि सेंटर ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के 50,000 यूथ्स को मैरीटाइम सेक्टर में जो है जॉब्स दी जाएंगी, यानी उनको तैयार किया जाएगा उनके लिए। तो लगभग 5,000 जो यूथ्स हैं पर ईयर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ की। और गुवाहाटी में बेसिकली मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंटल सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। और डिब्रूगढ़ में 200 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम स्किल देना जिससे उनके शिपिंग, पोर्ट और वाटरवेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसी अनाउंसमेंट की है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि बेसिकली इसरो चीफ ऑफिशियल से स्पीक्स टू एस्ट्रोनॉट शुभंकर शुक्ला। तो जैसा कि हमें पता है शुभंकर शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं और ये एक्सियोम 4 मिशन के अंडर गए थे, है ना। एक्सियोम 4 मिशन क्या है, एक जो USA का प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि कोलैबोरेशन है जिसमें नासा और स्पेस एक्स का, है ना।
तो वही अभी जो है मोदी बेसिकली इसरो चीफ ने शुभांकर शुक्ला जी से बात की और बोला जो भी एक्सपेरिमेंट्स ऑनगोइंग हैं वो स्पेस में उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि वो जो है वो फ्यूचर में यूज़ हो सके। जो हमारा गगनयान मिशन है 2026 का, तो गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, जिसमें कि हम एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, और लो अर्थ ऑर्बिट में, सॉरी है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और वहाँ से सक्सेसफुली री एंट्री कराएंगे है ना, वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा होने वाला है। तो इनकी स्टडी जो है बेसिकली ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली गगनयान मिशन के लिए। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ऑन द गोल्डन डोम हाउ ट्रम्प्स मिसाइल शील्ड्स टेस्ट स्पेस लॉ। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के बारे में है, यूएसए का, जो एक स्पेस बेस्ड डिफेंस है। तो अब ये गोल्डन डोम है क्या? गोल्डन डोम बेसिकली यूएस का एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए यूएस के कंट्री पे कोई बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर ऑर्बिटल अटैक यूएस को होता है तो उससे बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा ये स्पेस बेस्ड मिसाइल सिस्टम है ना, और उनको इंटरसेप्ट करेगा। तो जिसमें सैटेलाइट इंटरसेप्टर्स का भी यूज़ होगा, सैटेलाइट इंटरसेप्टर्स है ना। तो अब है क्या कि जो है अब अगर इसको लॉ के हिसाब से देखें तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी है हमारी 1967 की, उसमें आर्टिकल 4 में बेसिकली क्या बोला गया है, उसमें जो न्यूक्लियर और जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनके बारे में तो बोला गया है, ठीक है, और उसको डिप्लॉय करना मना है। बट जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। और जो तो इस लूप होल का फ़ायदा उठा के बेसिकली यूएस ने क्या है, गोल्डन डोम ट्रीटी जो है वो बनाई है ना। तो जो टेक्निकली तो इसको वायलेट नहीं करती, लेकिन जो स्पिरिट है आउटर स्पेस लॉ की, उसकी स्पिरिट को बेसिकली वो अंडरमाइन करती है ना, ये जो गोल्डन डोम है ना। तो एक पैरिस रेजोल्यूशन भी है। पैरिस रेजोल्यूशन ने स्पेस के मिलिटराइजेशन के ख़िलाफ़ एक मॉरल नॉर्म इस्टेब्लिश किया था, जिसे ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट तोड़ता है ना। और तो बेसिकली होगा क्या इससे कि जो है स्पेस में पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है ना। और देख रहे हैं आप क्या कि स्पेस का मिलिटराइजेशन हो रहा है। अब इंडिया के लिए क्या डायलेमा है? इंडिया के लिए डायलेमा ये कि इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर माना जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर के रूप में देखा जाता है। तो अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है या उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है या उसके साथ स्ट्रैटेजिक और स्पेस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में कोऑपरेट भी करता है, तो ये जो इसकी इंडिया की जो एक इमेज है रिस्पॉन्सिबल स्पेस और पीसफुल स्पेस लीडरशिप को, वो उस इमेज को डैमेज करेगा। और इंडिया का जो स्पेस एक्टिविटीज़ बिल है ना, तो ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है और इस इशू से इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो ड्यूअल यूज़ मिलिट्री है स्पेस प्लेटफॉर्म को डिफ़ाइन करे, है ना। और फ्यूचर इम्प्लीकेशन यही हो सकता है अगर यूएस ने बेसिकली जो है यूएस ने अगर ये लागू किया तो बिना कॉन्सिक्वेंस के वेपनाइजेशन की शुरुआत हो सकती है ना, स्पेस वेपनाइजेशन हो सकता है। और उसके बाद फिर उसके बाद चाइना और रशिया भी इस रेस में आ सकते हैं और फिर स्पेस आर्म रेस बढ़ेगा, ठीक है, साइबर अटैक्स बढ़ेंगे, डेब्रिस क्रिएशन बढ़ेगा, ठीक है, डेब्रिस क्रिएशन मलबा जो है स्पेस में बढ़ेगा, सैटेलाइट्स का और जो लॉन्चर्स होंगे उनका, और एसिमेट्रिक्स थ्रेट्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसकी अथॉरिटी भी बेसिकली वो कम होगी, है ना। तो और स्पेस एक बैटलफील्ड बन सकता है। तो वही बोलते हैं करना क्या चाहिए कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसको मॉडर्नाइज़ करना चाहिए, है ना, स्पेशली ड्यूअल यूज़ और कन्वेंशनल वेपन्स के लिए, ठीक है, जो उसमें नहीं है। और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स इस्टेब्लिश करने होंगे, और नेशनल लॉ जैसे कि इंडिया का स्पेस एक्टिविटीज़ बिल है, इसमें क्लियर डिफेंस कोऑपरेशन नॉर्म्स होने चाहिए, है ना, डिफेंस कोऑपरेशन नॉर्म्स होने चाहिए क्लियर। तो ये इसमें सोल्यूशन बताते हैं इसका। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स, यहाँ पे चाइनाज़ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आर गुड फॉर बीजिंग बैड फॉर बिजनेस। तो रेयर अर्थ मेटल्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स बेसिकली ये एक 17 स्पेशल मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली रेयर नहीं होते, है ना,
बट इनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल होता है क्योंकि ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और जो कि काफ़ी जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस होता है इसका, है ना। तो एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल है, और इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, स्मार्टफोन्स में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस इक्विपमेंट में, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, एमआरआई मशीन्स बनाने में। तो काफ़ी हेल्पफुल है देखिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में। तो अभी न्यूज़ क्या है, और इसमें ये बेसिकली जो चाइना क्या करता है, चाइना जो ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट है उसका 90% प्रोडक्शन चाइना करता है। और अभी क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि बेसिकली चाइना ने अपना जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसके एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है ना। ये बैन जो है अप्रैल 2025 में लगाया गया, तो जिससे कि ग्लोबल ऑटो सप्लाई चेन वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गई है ना। और जो यूएस प्रेसिडेंट को नेगोशिएशन के लिए भी मजबूर होना पड़ा इसके लिए। लेकिन चाइना के अंदर जो है जो मैग्नेट मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको भी नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही है ना, एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है। तो और जो डोमेस्टिक जो डिमांड है वो भी काफ़ी वीक है ना। तो उनको नुकसान हो रहा है। मैग्नेट का जो उनका एक्सपोर्ट्स है वो 70% तक गिर चुका है। और बेसिकली लेकिन चाइना और यूएस में डील हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखने में वक्त लगेगा, ऐसा बोलते हैं इसमें, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कैरियर बिकम्स लेटेस्ट ग्लोबल फर्म टू स्यू इंडिया ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रूल। तो है क्या, न्यूज़ क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ई वेस्ट रूल लास्ट ईयर सितंबर 2024 में, जिसमें कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं वो रिसाइकलर्स को जो है वो 22 रुपये का रेट 22 रुपये पर केजी का जो है रेट देना था उनको, है ना। तो अब वही कंपनीज़ बोल रही हैं कि ये 3 से 4 गुना ज़्यादा है पहले से, और ये एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे, है ना। तो अभी वही क्या है कि कैरियर जो कि एक यूएसए की एसी फर्म है, उसने बोला है कि जो है ये बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया है ना, इसके अगेंस्ट में कि ये जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेरी हैं, और जो कि प्रोड्यूसर्स पे अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूएस SEC's गाइडेंस इज़ फर्स्ट स्टेप फॉर रूल्स गवर्निंग क्रिप्टो ETFs। तो पहले देख लेते हैं ETFs क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है। बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, बेसिकली आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं ना, जो स्टॉक्स में बेसिकली शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। तो सपोज़ आपने बेसिकली एक ETF खरीदा, निफ्टी 50 का ETF खरीदा है ना। तो निफ्टी 50 का एक ETF खरीदने का मतलब है कि जितनी भी आपने टॉप 50 कंपनीज़ हैं निफ्टी में, उनमें सब में आपने जो है पैसा लगाया है थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या है, रिस्क जो है वो आपका डाइवर्सिफाई होता है ना। तो अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि बेसिकली जो अमेरिका की स्टॉक मार्केटिंग अथॉरिटी है SEC, उसने नए रूल्स बनाए हैं जिसमें जो क्रिप्टो के ETF हैं, है ना, उसको को अप्रूव करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है ना। तो ये दिखाता है कि जो है अब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स मेन स्ट्रीम हो रहे हैं USA में। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ईरान प्रेसिडेंट इज़ स्टिल ओपन टू टॉक्स विद US, एक्यूजेज इजराइल ऑफ असैसिनेशन अटैम्प्ट। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ वो बातचीत के ज़रिए दोनों जो कंट्रीज़ अपने डिफरेंसेस सुलझा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि US और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। और बेसिकली जो वहाँ उन्होंने बोला कि जो है ईरान ने इजराइल ने ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं और साइंटिस्ट को बेसिकली मार दिया है ना, और जिससे टॉक्स जो है वो रुक गई। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने उनका असैसिनेशन करने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एटलीस्ट 10 किल्ड 38 इंजर्ड एज रशिया लॉन्चेस ओवर 100 ड्रोन्स एट यूक्रेन। तो रशिया ने यूक्रेन पे जो है बेसिकली 100 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया जिसमें 10 लोग मारे गए, है ना। और रशिया ने जो वहाँ का बेसिकली यूक्रेन का एक विलेज है डैकने, उस पर बेसिकली कब्ज़ा कर लिया। और यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने अपना ड्रोन प्रोडक्शन जो है बढ़ाने के लिए यूरोप और जो US के फर्म्स के साथ टाई अप किया है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जापान स्लैब्स एलाइज जापान एंड साउथ कोरिया विद 25% टैरिफ्स। तो अमेरिका के जो एलाइज़ हैं जापान और साउथ कोरिया, इन पे भी जो उन्होंने पे भी 25% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है, जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो दोनों देश जो है वो बेसिकली उनका ट्रेड रिलेशन US के साथ रेसिप्रोकल नहीं है,
और ट्रम्प ने बेसिकली 15 कंट्रीज़ को जो है वो वार्निंग लेटर भी भेजने का प्लान बनाया है। और जापान और साउथ कोरिया अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ अगर बदलते हैं तो ट्रम्प टैरिफ को कम भी कर सकते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। और अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नए ट्रेड डील्स फाइनलाइज करने की कोशिश में है ना। तो देखते हैं क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ब्राज़ील्स कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट टर्न्स इनटू प्रॉफिट सोर्स ऑफ फॉर इलीगल लॉगर्स। तो अभी है क्या, एक कार्बन क्रेडिट क्या होता है? पहले कार्बन क्रेडिट बेसिकली होता है एक लाइसेंस या परमिट होता है ना, ताकि जो कंपनीज जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं वो 1000 kg या फिर जो है 1 टन है ना, 1 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस एमिशन उनको करने की परमिशन मिल जाए। तो ये करती कैसे हैं कि मान लीजिए अगर एक कंपनी ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उससे एनवायरमेंटल रूल्स के अंडर या तो अपने एमिशंस कम करने चाहिए है ना, या फिर उसे जो है किसी और से कार्बन क्रेडिट लेने पड़ेंगे, ख़रीदने पड़ते हैं जो पोल्यूशन नहीं करता है ना। और या फिर ऐसे कोई जो है प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे जिससे जो है वो उसका ऑफसेटिंग हो सके, जैसे एफॉरेस्टेशन करना, जंगल लगाना है ना। तो अभी बेसिकली है क्या, न्यूज़ क्या है कि ब्राज़ील में के जो अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं उसमें कई सारी वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं उनमें कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स में करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और जिसे वो अपने कार्बन क्रेडिट एमिशंस ऑफसेट कर रही हैं ना। लेकिन रूटर्स की एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 36 में से जो है 24 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इलीगल डिफॉरेस्टेशन में जो पहले से इन्वॉल्व थे है ना, इलीगल डिफॉरेस्टेशन में, उन्हीं के बेसिकली के लिए फाइंड लोगों के हाथ में ही हैं प्रोजेक्ट्स। कुछ लोग जंगल काट के ही कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं है ना। और इससे जो ब्राज़ील के कार्बन क्रेडिट मार्केट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और गवर्नमेंट रेगुलेटेड कार्बन मार्केट लाने की जो है प्लानिंग में है वहाँ की, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।